और आज हम आपको पढ़ाएंगे पशु स्वास्थ्य प्रबंधन। ठीक है। आवाज बहुत आती है आप लोगों की, है ना। तो पशु स्वास्थ्य प्रबंधन, अब हम इसके बारे में बात करेंगे, पशुओं के स्वास्थ्य के बारे में, यानी कि पशु बीमार ना पड़े इसके बारे में बात करेंगे हम। तो पशु हमारा बीमार ना पड़े इसके लिए हमें क्या करवाना चाहिए। नंबर एक, जो पशु बीमार हो जाए उसे अलग करना चाहिए ताकि वो दूसरों में बीमारी न फैलाए, है ना। अभी लिखा देंगे सब एक साथ, है ना। तो उसको लेते हैं, कहते हैं क्वारंटाइन या पृथककरण, है ना। अभी लिखा देंगे एक साथ, अभी लिखूंगा तो आप, है ना। ठीक है, क्योंकि जो बीमार पशु है वो दूसरों में बीमारी फैलाएगा। ठीक है, ये तो कल भी बता दिया था। इसके अलावा हमें क्या करना चाहिए, टीके लगवाना चाहिए। गायों में अलग टीके लगते हैं और भेड़ बकरियों में अलग टीके लगते हैं, तो वो टीकों के बारे में फिर बाद में जानकारी बता देंगे आपको। तो टीके लगवाना चाहिए, है ना। ठीक है, टीके लिख लो, टीके लगवाना चाहिए ना, टीके लगवाना चाहिए ना। और क्या करवाना चाहिए, पेट के कीड़ों की दवाई देते रहना चाहिए। ठीक है, समझ में आ रहा है ना, क्योंकि पशु चरने जाते हैं ना तो अक्सर उनके पेट में कीड़े पड़ जाते हैं। और साफ सफाई का ध्यान रखना चाहिए, गंदगी नहीं रहना चाहिए, वेंटिलेशन अच्छा रहना चाहिए, ये भी कल बता दिया था। और साफ सफाई के लिए फिनाइल का जो 1 से 2% घोल जो है हमें उपयोग में लेना चाहिए। ठीक है, और थोड़ी उनकी घूमने की भी व्यवस्था होनी चाहिए, मतलब पशु बाड़े में जो है थोड़ी खुली जगह भी होनी चाहिए ताकि उनको 1-2 घंटे के लिए खुला हम रख सकें। इसके अलावा जो पशु पालते हैं, पशुपालक जो है उनको ये भी जानकारी होना चाहिए, पशुओं की जो सामान्य जानकारी है उनके बारे में भी जानकारी होना चाहिए, और उसके साथ साथ उनका प्राथमिक उपचार भी उन्हें पता होना चाहिए। ठीक है, नहीं तो क्या है, मान लो रात के 12 बजे कोई पशु बीमार पड़ा तो फिर रात के 12 बजे थोड़ी ना कोई इलाज करने आएगा। तो पशुपालकों को बीमारियों की सामान्य जानकारी भी होनी चाहिए। तो लिखना शुरू करो, पॉइंट लिख लो, पृथक्करण, है ना, पशु स्वास्थ्य प्रबंधन। इसमें पृथक्करण, पृथक्करण में लिखो बीमार पशु को अलग बांध देना चाहिए, अलग कक्ष में बांध देना चाहिए। बताया था ना, सबके लिए अलग अलग कमरे बनवाना चाहिए, है ना। अलग कक्ष में रखना चाहिए या बांध देना चाहिए, बीमार पशु को अलग कक्ष में रखना चाहिए और उसका पशु चिकित्सक से उपचार करवाना चाहिए। ठीक है, इसके बाद लिखो टीके लगवाना, है ना। तो मौसमी बीमारियों के टीके लगवाना चाहिए, है ना। मौसमी बीमारियां होती है भाई, अलग अलग मौसम में अलग अलग बीमारी होती है, तो पशुओं को मौसमी बीमारियों के टीके लगवाने चाहिए। जैसे तुम लिख लिया, है ना, मौसमी बीमारियों के टीके लगवाना चाहिए। जैसे जैसे एक दो उदाहरण लिख लो, ये बहुत खास है। मतलब एक तो लिखो HS, ये बीमारी होती है गला घोटू, हीमोरेजिक सेप्टिसीमिया, गला घोटू, है ना। और FMD, फुट एंड माउथ डिजीज, ये बहुत ज्यादा नुकसानदायक होती है। इन दो के टीके हर एक पशुपालक लगवाता है भाई, है ना, उनको जानकारी है आजकल। और FMD उदाहरण लिख लो, है ना, हीमोरेजिक सेप्टिसीमिया है ना। ये फिर पढ़ाएंगे, इनके बारे में भी आपको प्राथमिक जानकारी दी जाएगी ना। आपको HS, FMD, ये तो दोनों गाय भैंसों में होती है ज्यादातर, और ये ET जो है बकरी में, एंटेरोटॉक्सिनिया, ET भी लिख लो, एक ET। ठीक है, ये बकरियों में ज्यादा होती है। ठीक है, इनके बारे में भी आगे बताएंगे आपको, है ना। लिखिए।
एंथ्रेक्स तो का उन्मूलन हो चुका, एंथ्रेक्स पाई नहीं जाती, पूरी दुनिया से उन्मूलन हो चुका एंथ्रेक्स का, है ना, एंथ्रेक्स का टीका नहीं लगता। इसके अलावा तीसरा पॉइंट लिखो, चारे पानी के बर्तन जो है, चारे पानी के बर्तन, ये क्या होने चाहिए, साफ सुथरे रहने चाहिए ताकि हमारा पशु बीमार ना पड़े। और बीमार पशु के लिख रहे हो ना, चारे पानी के बर्तन साफ सुथरे होने चाहिए। और बीमार पशु के चारे पानी को स्वस्थ पशु को नहीं देना चाहिए, ये भी इसी में लिख लो, है ना, ताकि दूसरे पशु बीमार ना पड़े, है ना। बीमार पशु के चारे पानी को स्वस्थ पशु को नहीं खिलाना चाहिए। लिख लिया ना भाई। अब लिख लो चौथा पॉइंट, पशुपालक को सामान्य बीमारी एवं उपचार की जानकारी, एरो लगा के लिख लो, होना चाहिए। ठीक है, और इसमें ये भी लिख सकते हो कि पशुपालक को ये भी पहचान में आना चाहिए कि बीमार पशु को कैसे पहचानते हैं और स्वस्थ पशु को कैसे पहचानते हैं। ये भी एक 15-20 मिनट का टॉपिक है जो मैं आपको बाद में पढ़ाऊंगा, है ना। तो इसी में लिख लो आप, पशुपालक, इसके साथ ये लिख लो, बीमार एवं स्वस्थ पशु को पहचानने का ज्ञान भी पशुपालक को होना चाहिए, है ना। बीमार एवं स्वस्थ पशु को पहचानने की जानकारी भी पशुपालक को होना चाहिए। ये एक बहुत अच्छा टॉपिक है, बीमार पशु एवं स्वस्थ पशु में कैसे अंतर करते हैं, है ना। लिख लिया सबने, बोलो भाई। अब रोगाणु एवं परजीवी मुक्त हमारा जो पशुशाला है वो जीवाणु, लिख लो आप, है ना, जीवाणु एवं परजीवी मुक्त होनी चाहिए भाई, है ना। लिख लो, एक पॉइंट लिख लो, इसमें एरो लगा के लिख लो डायरेक्ट आप, साफ सफाई के लिए फिनाइल का 1 से 2% घोल उपयोग में लेना चाहिए ताकि वहां पे जो गंदगी हो, बैक्टीरिया हो, वो मर जाए। आगे समझ में, जीवाणु एवं परजीवी मुक्त होना चाहिए भाई। अपनी जो पशुशाला है वहां पे जीवाणु और परजीवी नहीं हो, इसके लिए हमें फिनाइल का 1 से 2% घोल का उपयोग करना चाहिए। हॉस्पिटल में आती रहती है ना बदबू, वो इसी की आती रहती है, इसी का उपयोग होता है। लिख लिया, जीवाणु एवं परजीवी मुक्त होनी चाहिए हमारी जो पशुशाला है, ठीक है। और भाई पशुओं को थोड़ी
सी एक्सरसाइज के लिए ना व्यायाम की व्यवस्था भी होना चाहिए भाई। व्यायाम की व्यवस्था, ठीक है। आपकी पशुशाला में ना थोड़ी सी खुली जगह भी होना चाहिए ताकि पशुओं को थोड़ा बहुत घूमने के लिए जगह मिले, है ना। व्यायाम की व्यवस्था होनी चाहिए, व्यायाम की व्यवस्था पशुशाला में होनी चाहिए, ठीक है। अब इसमें एक सवाल पैदा होता है जो तुमने किया नहीं, कि भाई पशु वैसे ही आजकल गाय वैसे तो घूमती रहती है, फिर उनको व्यायाम की क्या आवश्यकता है। जो साइंटिफिक पशुपालन होता है ना, उसमें उनको ऐसे घूमने के लिए नहीं भेजा जाता भाई, उनको वहीं रखा जाता है, वहीं चारा पानी किया जाता है। तो उनके लिए क्या है कि पशुशाला में उनको घूमने के लिए थोड़ी जगह होनी चाहिए। ऐसे चरने के लिए भेज देते हैं ना अपने एरिया में, तो ऐसे चरने के लिए नहीं भेजना चाहिए, ठीक है। आगे लिख लिया सबने? कुछ समझ में नहीं आया हो तो बताओ। नहीं है ना मुश्किल? कोई सवाल नहीं है तो अब अपन थोड़ा सा और सिंपल टॉपिक लेते हैं, ठीक है। बातें मत करो भाई, बातें मत करो, है ना। अब अपन आपको पढ़ाएंगे थोड़ा पशुओं का मांस, ठीक है। हैं? क्या हो गया? बातें मत करो भाई। पशुओं के मांस, पशुओं का मांस मतलब अलग अलग पशु के मांस को अलग अलग नाम से पुकारा जाता है। जैसे बकरे के मांस को किस नाम से पुकारा जाता है? हैं? मीट तो मांस ही होता है भाई। बताओ, बताओ। चेवोन किसने बोला? चेवोन सही आंसर है, ठीक है। हैं? चेवोन होता है वो, चेवन भी बोलते हैं। बकरी के मांस को क्या बोलते हैं भाई? चेवन है वो, ये चेवन लिख दिया मैंने, ठीक है। ये वैसे स्पेलिंग ये होती है उसकी, अब आप इसको हम तो चेवोन बोलते हैं भाई। ये चेवन ही पढ़ा है मैंने हिंदी में, चेवन, ठीक है। और भेड़ के मांस को क्या बोलते हैं? हैं? अरे वाह। और मुर्गी के मांस को क्या बोलते हैं? चिकन, ठीक है। अच्छा, अब बताओ गाय के मांस को क्या बोलते हैं? बीफ बोलते हैं, ठीक है भाई ना। भैंस के मांस को क्या बोलते हैं? अरे वाह, ये कैसे याद है तुम्हें? हैं? बफन बोलते हैं इसको, है ना। इसको केरा बीफ भी बोलते हैं भाई, है ना, केरा बीफ। और एक और नाम है, कोई बता सकता है? भैंस के मांस को? हम्म, फ्लैश, फ्लैश। आ गया यार? और सुअर के मांस को क्या बोलते हैं भाई? सुअर के मांस को। और ये सवाल आते हैं, हर एक एक क्वेश्चन है ये, है ना, ठीक है। अच्छा ठीक है, बछड़े के मांस को क्या बोलते हैं? हैं? बछड़ा होता है ना, छोटे बछड़े के मांस को अलग बोलते हैं, गील, सही है। अच्छा, जो मतलब अपनी मुर्गी जो पाली जाती है ना, एक तो होती है फार्म पे जो मुर्गी पलती है, और एक अपने घरों पे जो मुर्गी पलती है ना, उसे टेंडर मुर्गी बोलते हैं। टेंडर थोड़ी टाइट होती है, इसके मांस को क्या बोलते हैं? बताओ। कड़क मुर्गी के मांस को बोलते हैं टेंडर, ठीक है। और बताओ, और कौन कौन सा मांस होता है? हैं?
हिरण, रुक जाओ देखे। हिरण, हिरण का भी है भाई, हिरण का बताओ। हिरण के मांस को क्या बोलते हैं? वेनिसन। ठीक है, याद आ गया। और बताओ। अच्छा, जो अपन ने सुअर पोर्क बोला था ना, उसे बेकन भी बोलते हैं ना, बेकन। ठीक है, ये नोट करते जाओ आप, है ना। ये तो सुअर वो वाला सुअर है जिसको पाला जाता है, जो मूंगफली का दाना खाता है, फली खाता है। और एक होता है जंगली सुअर। तो जंगली सुअर के मांस को क्या कहते हैं? जंगली सुअर के मांस को ब्राउन बोलते हैं भाई। आया याद? और बताओ, और कुछ रह गया हो? एक रह गया भाई, बधियाकृत नर मेमने के मांस को क्या बोलते हैं? बधियाकृत नर, बधियाकृत नर मेमना है, इसके मांस को बोलते हैं विंडर। ठीक है, लिख लो सब। ये ऐसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, और इसमें से सिंपल वाले तो आएंगे ही नहीं, जो सबको याद होते हैं, जैसे ये चेबोन, मटन, चिकन, बीफ, केरा बीफ, उधर वाले ही अलग है बस। ठीक है, ये वाले इंपॉर्टेंट है भाई, ये तो सबको याद होते हैं यहाँ सुअर तक। ये वाले ना, ये वाले किसी को कम नाम, ये क्योंकि कम प्रचलित है ना ये नाम, है उपयोग में कम आते हैं ये वाले नाम। ठीक है, ये वाले नाम पे ज्यादा ध्यान देना है, और तो सबको याद रहता है ये वाले। ठीक है, चिकन वगैरह, बीफ, मटन, चेबोन। ठीक है, लिख लिया सबने। ये इसको इधर वालों को मार के कर लो ऐसे, है ना, उनको चौकोर गोला बना लो। ये वाले याद नहीं होते, है ना, इन्हीं को भूलता है इंसान, क्योंकि ये अलग ही टाइप के नाम है ना। ये बछड़े का नाम हमने भी बहुत पहले पढ़ा था, फर्स्ट ईयर में, आज से 12 साल पहले। फिर अभी पढ़ा जो याद आ गया। ये तो बायोलॉजी टाइप से चल रहा है एक तरीके से। अब अपन थोड़ा सा गर्भकाल के बारे में पढ़ेंगे। गर्भकाल किसे कहते हैं? पशु के ज्ञापन होने से लेकर ब्याने तक के समय को गर्भकाल कहते हैं। ठीक है, गर्भकाल। पशु के ज्ञापन होने से लेकर ब्याने तक के समय को गर्भकाल कहते हैं। लिख लिया सबने? नहीं लिखा? बातें करने लग जाते हो टॉपिक बदलते ही, है ना। आ गया समझ में? इधर आ गया समझ में? अब बताओ, बकरी का गर्भकाल कितना होता है? बकरी अपने घरों में सबकी होती है, बताओ। हम्म, बकरी और भेड़, भेड़ तो होती नहीं अपने यहाँ, चलो ठीक है। और गाय, ठीक है।
हम्म, भैंस, ये 307 भी होता है, 310 कोई बोल रहा था अभी, है ना 307 310 एक फिक्स नहीं होते। इसको मैं बोलता हूँ 10 महीने 10 दिन, याद रहेगा, 10 महीने 10 दिन, ठीक है। और बकरी का तो बताओ। हाँ 5 महीने, सही है, 5 महीने यानी कि 5 × 15 150 दिन, ठीक है, 145 होता है, 145। ये भेड़ का जो है 150 दिन और बकरी का 145 दिन, ठीक है। वैसे हम इन दोनों को 150 ही मानते हैं, पर बकरी का 145 है, बकरी का 145 है, भेड़ का 150 है, ठीक है। गाय का जो है वो 282 दिन होता है, और मैं इसको 9 महीने 9 दिन के नाम से याद रखता हूं, ठीक है, 9 महीने 9 दिन, ठीक है। नौतिया 70, 270 तो ये हो गए, तो 279 के आसपास हो गए ना, 279 हो रहा है यहाँ से, और 282 लगभग, है ना। ये एग्जैक्ट नहीं होते, मतलब ये भी ये कोई जरूर नहीं है, 280 भी दे सकता है वो ऑप्शन में, है ना, 281 भी दे सकता है, 282 भी दे सकता है, लेकिन फिर एक साथ नहीं देगा ऑप्शन में वो, फिर रेंज में अंतर रहेगा, समझ गए ना। चलो ऊंट का बताओ, ऊंटनी, ऊंटनी का, 400 के आसपास है, 450 ऐसे कुछ है, 395 दिन। लिखते भी जा रहे हो ना हाथों हाथ, लिख लो इसको। सुअर का याद है किसी को? 120 दिन। लिखते जाओ, ये तो याद ही करने हैं भैया ना। घोड़ी का 340 दिन। हथनी का याद है किसी को? अब ये ट्रिक बना लेना इनको याद करने की, है ना, जैसे इनका तो लगभग बराबर है, ये 9 महीने 9 दिन, 10 महीने 10 दिन, ये 400 दिन के आसपास, है ना, फिक्स 400, है ना। ये देखो, तो इसमें 3 का भाग दे तो 4 महीने लगभग हो गया, है ना। बकरी का 5 महीने था, तो सुअर का 4 महीने, ठीक है। और घोड़ी और हथनी, ये 340 640, इसमें 300 जोड़ दो तो 640, ऐसे याद रख सकते हैं ना। लिख लिया सबने? एक मुर्गी का भी पूछते हैं भाई, लेकिन मुर्गी में गर्भकाल नहीं होता, उसमें वो बोलते हैं उसको इंक्यूबेशन पीरियड बोलते हैं, 21 दिन होता है, मतलब अंडा देती है ना मुर्गी, उसके 21 दिन बाद चूजा बाहर आता है, तो मुर्गी का बच्चा 21 दिन में अंडे से बाहर आता है, ठीक है, ये भी लिख लो। अब सबके गर्भकाल याद कर लिए, तो फिर क्या होता है कि पशु जब गाय भैंसों की बात कर रहे हैं अपन, ज्यादातर गाय भैंसों की बात करेंगे,
तो गाय जैसे जब 6 महीने की हो जाती है, तो 6 महीने की गाभन हो जाती है, उसके बाद उनको एक अतिरिक्त राशन दिया जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं, स्टीमिंग अप। ठीक है, स्टीमिंग अप लिख लो, स्टीमिंग अप। स्टीमिंग अप लिख लो भाई, पशु के ज्ञापन होने के 6 माह बाद दिया जाने वाला अतिरिक्त राशन। एक डाउन कवर होता है, मतलब पशु ब्याने वाला होता है, तो 15 दिन पहले से ही पशुपालक जो है उसका ध्यान रखने लग जाते हैं कि भाई ये ब्याने वाली है, क्योंकि एग्जैक्ट डेट तो उनको भी पता नहीं होती है कि हमारा पशु कब ज्ञापन हुआ था, तो ये कब भी आएगा। अब उनको कहीं शादी ब्याह में भी जाना होता है, कहीं प्रोग्राम में जाना होता है, तो उसका ध्यान रखना पड़ता है। जब पशु ब्याने वाला होता है तो पशुपालक को उसके पास बेटा रहना पड़ता है, क्योंकि मान लो उसके नॉर्मल जो बच्चा नहीं हुआ, तो पशुपालक को बुलाना पड़ेगा ना, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही ब्याने में उसके, तो उसको क्या बोलते हैं, डाउन कवर। मतलब पशु के ब्याने से 15 दिन पूर्व जो अनुमान लगाया जाता है ना, ब्याने से 15 दिन पूर्व अनुमान लगाया जाता है, उसे डाउन कवर बोलते हैं भाई। ये टर्मिनोलॉजी है, ऐसे ही थोड़ी थोड़ी टर्मिनोलॉजी आती रहेगी। ठीक है, पशु के ब्याने से 15 दिन पूर्व लगाए जाने वाला अनुमान। पशु के ब्याने से 15 दिन पूर्व लगाया जाने वाला अनुमान डाउन कवर कहलाता है, मतलब डाउन कवर बोलते हैं इसको। प्रसव, गर्भाशय से बच्चे का बाहर आना क्या कहलाता है, गर्भ प्रसव। ठीक है, गर्भाशय से बच्चे का बाहर आना प्रसव कहलाता है। एक होता है सुखाना, ड्राइंग बोलते हैं इसे, ड्राइंग इंग्लिश में ड्राइंग। ये क्या होता है कि पशु के ब्याने से 60 दिन पूर्व दूध निकालना बंद कर दिया जाता है, और वो वैसे दूध देता भी नहीं है 2 महीने पहले, 60 दिन पूर्व, तो इसको ड्राइंग बोलते हैं, सुखाना। 60 दिन पूर्व दूध निकालना बंद कर दिया जाता है, पशु के ब्याने से 60 दिन पूर्व दूध निकालना बंद कर दिया जाता है। पशु के ब्याने के 60 दिन पूर्व दूध निकालना बंद कर दिया जाता है, इसे सुखाना बोलते हैं। ठीक है, कास्टिंग, पशु को अपन इलाज करते हैं या उसके पट्टी करनी है ना, कोई घाव हो गया है या कोई पशु ज्यादा उन्मादी होता है, तो उसे आड़ा पटक के इंजेक्शन लगाए जाते हैं, तो इसको क्या बोलते हैं, कास्टिंग। कास्टिंग बोलते हैं इसको भाई, पशु को आड़ा पटकना, गिराना, है ना। अब वो अपन किसी भी, कास्टिंग बोलते हैं इसे, पशु को गिराना। ठीक है, अब अपन किसी भी काम से गिराना पड़ सकता है, उसकी पट्टी करनी हो, क्योंकि इंसान तो है नहीं ले भाई पट्टी कर दे हाथ पे, वो तो पैर पे पट्टी करोगे तो पैर फेंकेगा, है ना, तो उनको आड़ा ही पटका जाता है। किसी का सींग टूट गया, है ना, किसी के इंजेक्शन लगाने हैं तो आड़ा पटकना पड़ता है। बधियाकरण करना है किसी पशु का तो आड़े ही पटकना पड़ता है ना, तो उसे कास्टिंग बोलते हैं। ठीक है, इंग्लिश में वैसे रीस्टेनिंग भी बोलते हैं इसे। ये अगर पशु को जमीन पे गिरा रहे हैं तो कास्टिंग है ना, और पशु को जैसे बांधते हैं ना, पैर वगैरह बांधना बोलते हैं। ठीक है, रीस्टेनिंग, ये तो लिख लो, सिर्फ पशु को बांधना है ना।
ये तो पशु को बांधते ना अपन, पशु को बांधना या कंट्रोल करना, तो इसे रीस्ट्रेनिंग बोलते हैं। और अगर आड़ा पटकेंगे तो कास्टिंग हो जाएगा। और घोड़े में क्या होता है, घोड़ों में ये सिद्धांत होता है, जब उसकी राइडिंग करके आते हैं ना अपन, तो उसके खुरों को साफ किया जाता है, उसके ऊपर ब्रश फेरा जाता है, उसको फिर नहलाया जाता है। सबसे पहले तो आते उसको पानी पिलाया जाता है। हमने हॉर्स राइडिंग की है, तो सबसे पहले उसे आते ही पानी पिलाते हैं। ठीक है, पानी पिलाने के बाद उसको जो है वहां रेत में ले जाते हैं, तो उसको लोट लगानी रहती है, तो वो लोट लगाता है। फिर उसको बांध करके उसके खुर साफ किए जाते हैं, फिर उसको नहलाया जाता है। तो उसके जो ब्रश फेरते हैं ना अपन, उसके बॉडी पे ब्रश फेरते हैं, तो उसकी बाल और गंदगी हट जाती है। तो इसको क्या बोलते हैं, ग्रूमिंग, ग्रूमिंग बोलते हैं भाई। ठीक है, ये हमने खूब की है ग्रूमिंग। ग्रूमिंग लिख लो, बाल एवं गंदगी को ब्रश से हटाना, पशु के बाल एवं गंदगी को ब्रश से हटाना। क्या कहलाता है, पशु के बाल एवं गंदगी को ब्रश से हटाना, ब्रश से हटाना। आगे समझ में याद रहेगा ना, है ना। इस शब्द के पीछे मैंने कितनी लंबी कहानी सुनाई कि मैं घोड़ा चलाता था, है ना। ठीक है, जहां पे क्या है कि बहुत सारे पशु होते हैं ना, 100 बड़े बड़े डेयरी फार्म होते हैं, 200 300 पशु बंधे हुए लाइन से, एक ही लाइन में 50। अब उनको क्या है कि जब उनका मध्यकाल आता है ना, तभी वो ज्ञापन होती है। गायें और भैंसे मध्यकाल आता है ना उनका, तभी वो ज्ञापन होती है। तो उनके मध्यकाल को डिटेक्ट करने के लिए क्या एक बुल को छोड़ा जाता है, तो उनके ऊपर माउंटिंग करता है ना। तो लेकिन वो बधियाकृत होता है, तो वो माउंटिंग तो करता है लेकिन उनको ज्ञापन नहीं कर पाता, क्योंकि आजकल क्या है, कृत्रिम गर्भाधान की टेक्नोलॉजी अपनाते हैं, है ना। तो नस्ल सुधार के लिए उच्च क्वालिटी का सांड का जो है सीमन उपयोग में लिया जाता है, कृत्रिम गर्भाधान किया जाता है। तो अब इतने सारे पशुओं में रोज कौन देखे, कौन कब जाग पे आए, कैसे पता करे, तो क्या करते हैं, टीजर बुल को उपयोग किया जाता है। टीजर बुल क्या होता है, बधियाकृत नर बैल होता है। ये बधियाकृत जो पशुओं मतलब मादाओं के मध्यकाल को पहचानने में उपयोगी होता है। आगे समझ में कि दोबारा समझाऊं, दोबारा समझाता हूं। जहाँ पे बड़े बड़े डेयरी फार्म होते हैं ना, 100 200 300 400 जानवर, मैंने 200 जानवर का बड़ा से बड़ा डेयरी फार्म देखा है अभी तक। तो उनमें क्या है कि रोजाना तो अपन जो दूध निकालने वाला है दूध निकाल के चला जाता है, चारा पानी वाला चारा पानी, किसी को टाइम ही नहीं है। तो वहां पे किसी गाय या भैंस मध्यकाल में आई है, मध में आई है, तभी तो वो ज्ञापन होगी ना। तो उसका पता करने के लिए एक बुल का उपयोग किया जाता है, जो बधियाकृत होता है। बधियाकृत मतलब बधियाकरण कर दिया जाता है, खस्सी, उसको खस्सी करने के बाद वो गाय के ऊपर माउंट तो होता है उसे प्रेग्नेंट करने के लिए, लेकिन वो प्रेग्नेंट नहीं कर पाएगा। तो फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बीज डालेंगे अच्छी नस्ल का। तो उनको डिटेक्ट करने के लिए जो बुल का उपयोग किया जाता है उसे टीजर बुल कहते हैं। ठीक है, ये बधियाकृत, एक मिनट में ये लिख देता हूं, फिर आपको थोड़ा समझ में आएगा। बधियाकृत तो समझ में आ गया ना, बधियाकरण अपन खस्सी करते हैं ना। तो बधियाकृत नर बैल जिसको मादा का है, टीजर है टीजर, ये टीचर किसने लिखा, ठीक है।
टीजर बुल है ना। बधियाकृत नरबैल जिसको मादा का मदकाल यानी कि हीट डिटेक्शन अब इतनी सी बात के लिए कितनी कहानी समझानी पड़ी मुझे आपको। लिख लिया ना, पहले लिख लो आप। अब आपने एक डग का नाम सुना है? डग डग एक शहर जिला तहसील है झालावाड़ में, याद है? तो यहां पर है ना गिर मालवी ये नस्ल है भाई, है ना गायों की। ये दोनों तो गायें हैं। एवं मुर्रा भैंस का प्रजनन केंद्र स्थापित किया हुआ है भाई बीकानेर वेटनरी यूनिवर्सिटी ने, है ना। गिर मालवी एवं मुर्रा भैंस का प्रजनन केंद्र राजस्थान में कहाँ है? डग झालावाड़ में है। प्रजनन केंद्र है यहाँ पे भाई इनका, है ना। पहले यहाँ पे से मुर्रा पाड़े भी बांटते थे ये, अब तो बंद कर दिया इन्होंने। लिख लिया ये? मेरा फोन बज रहा है क्या? मैं सोच रहा किसका फोन बज रहा है यार, वो बंद भी नहीं कर रहा। अलार्म है वास्तव में, मैंने तो एयरप्लेन मोड पर डाल रखा है मेरा मोबाइल। अब मैं सोच रहा हूँ यार किसका मोबाइल बज रहा है और बंद भी नहीं कर रहा। लिख लिया? ये छोटे छोटे पॉइंट में बताता जाऊंगा ताकि तुम्हारे ऊपर एकदम से लोड नहीं पड़े, ना। ठीक है, बहुत सारे ऐसे केंद्र आएंगे। लिख लिया? ठीक है, बस आज का यही तक है। मिटा दें? कुछ समझ में नहीं आया तो पूछो, ग्रूमिंग वगैरह देख लो आपकी कॉपी में, कुछ समझ में नहीं आया हो तो पूछो पूछो, कुछ पूछो आज, ताकि मुझे भी अच्छा लगे। मतलब कोई पूछता नहीं है ना, इसका मतलब होता है या तो सब कुछ समझ में आ गया या फिर कुछ भी समझ में नहीं आया, है ना। ऐसे ही बोलते हैं ना। पूछो, कुछ तो पूछो, कुछ भी पूछो थोड़ा सा। कल मैं नहीं आऊंगा, कल आप 4 बजे आना, है ना। पूछो भाई पूछो, कुछ कुछ। मध्यकाल अलग अलग पशु में अलग अलग दिन का होता है। अलग अलग पशु में अलग अलग दिन का होता है, बाद में पढ़ाएंगे पूरा, है ना। ये अलग टॉपिक है। ठीक है, मध्य चक्र और मध्यकाल अलग अलग होता है। मध्य चक्र तो है ना, ये तो चक्र है, देखो इसके शब्द में ही क्या लिखा हुआ है, मध्य चक्र। चक्र का मतलब होता है, ठीक है। तो दो मध्यकालों का जो क्रम है ना, उसको मध्य चक्र बोलते हैं। ठीक है, एक बार मध्यकाल आया, क्योंकि जो बीच की स्टेज है ना वो हमें पता नहीं लगती पशुओं में, और भी स्टेज होती है। इस मध्यकाल से मध्यकाल होता है ना, इससे पहले होती है इस प्रोइस्टस, ईस्टस। ये ईस्टस तो मध्यकाल ही कहलाता है ना, प्रोइस्टस, ईस्टस और मेटाइस्टस। ठीक है, ये चीजें हमें दिखती नहीं है, केवल हमें मध्यकाल पता लगता है। मध्यकाल को कैसे पहचानते हैं इसका मैं बताऊंगा पूरा डिटेल में ना। ठीक है, और कुछ समझ में नहीं आया हो तो। मध्यकाल पशुओं में क्या होता है, ज्ञापन होने के लिए वो कुछ लक्षण शो करती है, वो तभी ज्ञापन होती है। ऊपर वाले ने उनको ऐसे ही बनाया है, ठीक है। उसे मध्यकाल कहते हैं। पूछो और कुछ पूछना हो। ठीक है, करे बंद।